नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज में से दूसरे पाठ तलाश के 5वें बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग 4 बिंदु कर चुके हैं, जिसमें से पहला बिंदु था भारत की शक्ति और सीमा, दूसरा बिंदु था भारत के अतीत की झांकी, तीसरा बिंदु था भारत की तलाश और चौथा बिंदु था भारत माता। तो चलिए 5वें बिंदु पे चर्चा करते हैं, भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। उसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषता से भी। लेखक बताते हैं कि भारत की जो विविधता है वो बहुत ही अद्भुत है, दिखाई देती है, सतह पर दिखाई देती है, उसे कोई भी देख सकता है और इसका संबंध जो है वो शारीरिक और मानसिक आदतों से है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लेखक बताते हैं कि जो हमारे उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर पठान हैं, वो दक्षिण के जो वासी हैं तमिल, उनसे बिल्कुल भिन्न हैं, उनमें कोई भी समानता नहीं है, क्योंकि उनकी नस्लें अर्थात वंश और कुल जो है वो अलग हैं। हालांकि उनके भीतर कुछ सूत्र जो है वो समान हो सकते हैं, लेकिन चेहरे हो गए, शारीरिक गठन हो गया, खाना, पहनावा, भाषा, वो एक दूसरे से बिल्कुल पृथक है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश हैं, वे जो प्रदेश हैं मध्य एशिया की महक या सुगंध जो है वो हमें दिलाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो रीति रिवाज है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कश्मीर के जो रीति रिवाज है वो हमें हिमालय पार के देशों की याद दिलाते हैं, वे भी ऐसे ही मध्य एशिया की याद दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। लेखक कहते हैं कि जो पठानों की लोक प्रचलित नृत्य जो है वो रूसी कोजक से मिलता जुलता है, कहीं ना कहीं उसकी छाप हमें देखने को मिलती है। इन भिन्नताओं के बावजूद भी एक पठान पर भारतीयता की छाप दिखाई देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तमिल लोगों पर दिखती है। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफ़गानिस्तान भी भारत के साथ हज़ारों वर्षों से जुड़े रहे हैं। अब लेखक कहते हैं कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सीमा की जो प्रदेश हैं हमारे और साथ ही अफ़गानिस्तान भारत के साथ हज़ारों वर्षों से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियाँ जो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में बसती थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। लेखक कहते हैं ये जो तुर्क हैं जो अफ़गानिस्तान में रहते हैं या फिर मध्य एशिया के अंदर बसे हुए हैं, इस्लाम आने से पहले ये लोग बौद्ध थे, और अगर हम उससे भी पहले की बात करें वैदिक काल के अंदर तो ये लोग हिंदू थे। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र में से था। लेखक कहते हैं कि जो सीमांत क्षेत्र हैं वो प्राचीन भारतीय संस्कृतियों के प्रमुख केंद्र रहे हैं। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष इसमें बिखरे हैं, विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही
एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खिंचे आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर ज़रूर आया, पर उस क्षेत्र के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। लेखक कहते हैं कि विशेष रूप से जो हमारा महान विश्वविद्यालय था 2000 वर्ष पहले, उसकी प्रसिद्धि जो थी चरम सीमा पे थी। वो न सिर्फ हमारे भारत के बच्चों को आकर्षित करने में कामयाब रहा, बल्कि भारत से बाहर एशिया के भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। हाँ, धर्म परिवर्तन के कारण कुछ अंतर हमें देखने को मिला, लेकिन लोगों ने जो अपनी मानसिकता बना ली थी वो मानसिकता बदली नहीं, वो देखने को मिलती है। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। लेखक कहते हैं कि पठान और तमिल जो हैं ये दो चरम सीमा उदाहरण हैं। इन बाकी जितने भी समुदाय समूह हमें देखने को मिलते हैं वो इन्हीं के बीच में आ जाती है। और लेखक कहते हैं कि इनकी सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हमें जो देखने को मिलता है गहरी छाप, वो भारतीयता की है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्रा, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषाभाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। लेखक कहते हैं कि वाकई ये बात आश्चर्य कर देने वाली है कि इतने जनसमूह या इतने अलग अलग समुदायों का जो ये देश है हिंदुस्तान, यहाँ पर अलग अलग भाषाभाषी लोग रहते हैं और कैसे इन लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखी है। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोबेश एक से हैं। लेखक कहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी जो है इनके गुण दोष जो है ज़्यादा या कम जो है वो एक से ही दिखाई देते हैं, और इसकी जानकारी हमें मिलती है पुरानी परंपरा या फिर अभिलेखों से। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। लेखक कहते हैं कि वे ऐसे भारतीय रहे हैं जिनकी राष्ट्रीयता एक ही है, जिनकी नैतिकता और मानसिक विशेषताएं भी समान दिखाई देती हैं। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति से प्रभावित हुए और उसको प्रभावित किया और उसी में जज्ब हो गए। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से प्राचीन चीन अपने आप में एक दुनिया थी, प्राचीन भारत भी अपने आप में एक दुनिया था, एक संस्कृति, एक सभ्यता जो कि तमाम चीज़ों को अपने आकार में ढाल रहा था। विदेशी प्रभाव आए ज़रूर, उन्होंने हमारी संस्कृति को प्रभावित भी किया, लेकिन वो हमारे में ही समाहित हो गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। लेखक कहते हैं कि जब भी विघटनकारी अर्थात विघटन करने वाले उत्पन्न हुए, उसी समय हमारे समाज ने या हमारे देश के लोगों ने अनुकूलता के प्रयास को खोजना प्रारंभ कर दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। लेखक कहते हैं कि हमारे प्राचीन समय से ही हमारे मन के अंदर एक ही कल्पना रही है, वो है एकता की, और ये कहीं बाहर से आरोपित नहीं हुई है, बल्कि हमारे कहीं ना कहीं मानकीकरण अर्थात अंदर आत्मा से उत्पन्न हुई है। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया।
लेखक कहते हैं कि इसी एकता को बनाए रखने के लिए जो हमारे विश्वास थे, हमारे जो रीति रिवाज थे, उसको सहनशीलता से पालन किया गया और साथ ही जो विविधता थी उसको मान्यता दी गई और साथ ही साथ उसको बढ़ावा दिया गया, उत्साह दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया। किसी एक देशीय समूह में चाहे कितने घनिष्ठ रूप से क्यों न जुड़े हुए हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। लेखक कहते हैं कि जो देशीय समूह हैं आपस में चाहे कितने ही घनिष्ठ रूप से जुड़े क्यों न हों, उनमें हमें भिन्नता दिखाई देती ही देती है। हमें उनकी एकता का तब पता चलता है जब हम उसकी तुलना किसी दूसरे देशीय समूह से करते हैं। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूह की सीमांत इलाकों में या तो वह धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। लेखक कहते हैं ये बात अलग है कि कई बार हमें इन सीमांत क्षेत्रों में यह भिन्नता धुंधली पड़ती हुई दिखाई देती है या कई बार आपस में मिलती जुलती दिखाई देती है। प्राचीन और मध्य युग में राष्ट्रीय आधुनिकता के विचार जो थे उसका जन्म नहीं हुआ था और सामंती, धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। लेखक कहते हैं कि प्राचीन और मध्य युग के अंदर आधुनिक राष्ट्रवाद का विचार नहीं था। उस समय सामंती, धार्मिक व जातीय संबंधों का अधिक महत्व था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता है, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबीपन और परदेसी महसूस करता है। लेखक कहते हैं कि लेकिन मेरा यह विचार है, अगर इतिहास उठा के हम लोग देखते हैं तो कोई भी भारतवासी जो है वो भारत के किसी भी हिस्से में चला जाए उसे अपनेपन की अनुभूति होती है, जबकि वह दूसरे देश में पहुंच जाए तो उसे अजनबीपन लगता है या परदेसी स्वयं को महसूस करता है। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता है। लेखक आगे बताते हैं कि जिन देशों ने उसकी संस्कृति या धर्म का पालन किया या अपना लिया, वहाँ पे उसे अजनबीपन जो है निश्चय ही कम दिखाई देता है। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। लेखक कहते हैं कि जो गैर भारतीय धर्म के लोग थे जो भारत में आके बस गए, कुछ पीढ़ियों के बाद में उनमें भी भारतीयता ही समा गई, अर्थात वो भारतीय हो गए। ऐसे ही उन्होंने धर्मों के नाम बताए हैं, यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। लेखक कहते हैं कि जिन लोगों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया लेकिन धर्म परिवर्तन के बावजूद भी वह भी भारतीय ही बने रहे। आज जब राष्ट्रीयवाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनकर विभिन्न कारणों से एकजुट होते रहे हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो। लेखक कहते हैं कि वर्तमान के अंदर राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रीयता जो है, उसकी अवधारणा अधिक विकसित हो गई है। विदेशों के अंदर भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय के रूप में उभरा है, भले ही भीतर के अंदर उसमें कितना भी मतभेद क्यों न हो। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इसी प्रकार हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। लेखक बताते हैं कि हिंदुस्तानी ईसाई जो है किसी भी जगह चले जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इसी प्रकार से एक हिंदुस्तानी मुसलमान को
वह तुर्क चला जाए, अरब या ईरान कहीं भी चला जाए, किसी भी अन्य इस्लाम धर्म के प्रभुत्व वाले देश में चला जाए, उसे हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। लेखक कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि सब एक व्यक्ति के मन में, सभी के मन में जो है मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं। हम सब ने अपने मन में एक अलग तस्वीर बना रखी है और कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिसकी मैंने यात्रा की। लेखक कहते हैं कि जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन के अंदर अनेक बातें आती हैं। मुझे दूर दूर तक फैले मैदान और उसमें अनगिनत बसे छोटे छोटे गांव दिखाई देते हैं। साथ ही उन कस्बों और शहरों के बारे में भी मुझे याद आती है जिनकी मैंने यात्रा की है। वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। विशाल नदियों और उसके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिण सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूप में, और सबसे ज़्यादा बर्फ़ की चोटी पहने हिमालय के या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती हैं और जिसके बीच में कल कल खल खल करता झरना बहता है। लेखक बताते हैं कि उनके मन में जो भारत की तस्वीर बसी हुई है उसके अंदर उन्हें वर्षा ऋतु की जादुई बरसात दिखाई देती है, जिसके कारण धरती का एक नया रूप उन्हें दिखाई देता है। विशाल नदियाँ, बहते झरने उन्हें दिखाई देते हैं। ठंड की चादर में लिपटी खैबर दर्रा उन्हें दिखाई देता है। भारत के दक्षिण सिरे उन्हें दिखाई देते हैं। जो लोग यहाँ बसे हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति, समूह और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी से ढके हमारे हिमालय और वसंत ऋतु के समय कश्मीर का जो पहाड़ी सौंदर्य है, लदी हुई फूलों से जो उनकी घाटियाँ हैं और उसमें करती कलकल और खलकल नदियाँ जो हैं, झरने जो हैं, वो उन्हें याद आते हैं। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सभी जो हैं वो मातृभूमि की अपनी अपनी तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर अर्थात संभाल कर रखते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस बिंदु पर चर्चा की, भारत की विविधता और एकता। अब एक अंतिम बिंदु बचा है, उसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।